नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज ईडी रिमांड समाप्त होने पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने फिलहाल और रिमांड नहीं मांगी है। जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे। सोमवार को अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके पहले 11 दिन रिमांड पर रखने के बाद ईडी ने केजरीवाल की फिर से रिमांड नहीं मांगी, लेकिन अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए। उन्होंने पूछताछ में बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने बताया था कि वो कैबिनेट मंत्री के आवास में रहता था, मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में काम करता था। जबकि मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा उससे उनकी सीमित बातचीत होती थी। कैंप ऑफिस में कौन कौन काम करता है उन्हें उतनी डायरेक्ट जानकारी नहीं रहती। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि विजय नायर खुद लिखित बयान में बता चुका है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो फिर अब ये बात उठाने का क्या मकसद है? जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल रामायण और श्रीमद् भगवत गीता के अलावा जो किताब पढ़ेंगे उसका शीर्षक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये किताब बताती है कि इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक जो प्रधानमंत्री देश के हुए, वो कैसे प्रधानमंत्री बने और कैसे उन्होंने फैसले किए। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री के ताजा बयान के बाद कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका को दिए जाने पर नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। डीएमके ने भी कहा है कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक भूल की। दशकों पुराने कच्छतीवु मामले को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले एक विवाद खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। किलोमीटर दूरी पर एक टापू है, एक द्वीप है, कच्छतीवु। तो कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को उसी के रुख की याद दिला दी। कांग्रेस ने 2015 के आरटीआई जवाब का हवाला दिया, जिसमें मोदी सरकार ने कहा था कि कच्छतीवु मामले में ना तो श्रीलंका को कोई जमीन दी गई और ना ही उससे कुछ लिया। प्रधानमंत्री होमवर्क करके आते नहीं है। इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्दे पर एक आरटीआई हुई। वो आरटीआई में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं। उसमें लिखा है दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इन्हीं की सरकार कह रही है कि न कोई जमीन श्रीलंका को दी, न उनसे कुछ लिया। इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ इसी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए जो बांग्लादेश चाहता था वो किया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया। उधर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ और कांग्रेस की सहयोगी डीएमके मानती है कि कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपना कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती थी। डीएमके का दावा है कि उसने तब इस कदम का विरोध किया था। डीएमके ये भी कहती है कि 50 साल पुराने इस मामले को हवा देकर बीजेपी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहती है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लगभग 50 साल पुराने मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव के पूर्व वो अपनी पूरी विफलता को छिपाने के लिए एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। क्या हमारे विदेश मंत्रालय केंद्रीय मामलों के मंत्री ने चीनी घुसपैठ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या उन्होंने ऐसा किया? On Chinese incursion. Will he do that? डीएमके का यह भी कहना है कि राज्यों के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश के साथ एनक्लेव की अदला बदली की।
विदेश मंत्री जयशंकर पर निशाना साधते हुए डीएमके ने पूछा कि वे चीनी घुसपैठ के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते। चेन्नई से सैम डैनियल के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3,500 करोड़ की आयकर मांग को लेकर चुनाव तक आयकर विभाग कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की। कांग्रेस ने आयकर विभाग की ओर से मिल रहे लगातार नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पार्टी का कहना था कि बीते कुछ दिनों से उसे लगातार आयकर विभाग की ओर से पार्टी को नोटिस दिए जा रहे हैं। हमें सीताराम केसरी के ज़माने को लेकर नोटिस मिल रहे हैं। 29 मार्च को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया था, फिर 31 मार्च को 1745 करोड़ का नया नोटिस भेजा गया। इससे कुल जो देनदारी थी वो 3,567 करोड़ हो गई। आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और हाई कोर्ट से इनकी याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। मैं तो पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या इन्होंने ये टैक्स इवेजन करा है या नहीं। इनकी जवाबदेही बनती है जनता के समक्ष। इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स के जो लगातार नोटिस उसको मिल रहे थे, अब उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई जो है वो इनकम टैक्स नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर कांग्रेस पार्टी पहुंची थी और कहा था कि किस तरीके से उनको लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं रिकवरी के लिए इनकम टैक्स द्वारा, और वो 1994-95 से लेकर अब तक करीब 3500 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की मांग हो रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी नागरत्ना की बेंच में सुनवाई शुरू होते ही इनकम टैक्स की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे पहले सुनवाई शुरू हो वो कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने तय किया है 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा गया है, लेकिन चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए फिलहाल इनकम टैक्स जो है वो कोई भी कठोर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं करेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 1700 करोड़ का मामला नहीं है, बहुत सारे नोटिस उनके पास आए हैं और ये जो नोटिस हैं उनको अगर देखा जाए तो 3500 करोड़ से ज़्यादा की राशि बनती है जो वसूली के लिए इनकम टैक्स भेज रहा है उनको। ऐसे में सभी पर नो कोर्सिव होना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मामले की सुनवाई जुलाई में हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जल्द ही जारी करेगी। इसके लिए आज बैठक भी हुई। आपको बता दें, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति जो गठित हुई उसकी बैठक हुई। बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए देश भर से सुझाव इकट्ठे किए हैं। 3,500 विधानसभाओं और 100 शहरों में सुझाव दिए गए हैं। 900 वैन के माध्यम से सुझाव दिए गए। नमो ऐप पर भी सुझाव मांगे गए हैं और करीब 1,70,000 सुझाव मिले हैं। मोदी की गारंटी और 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर है। बीजेपी घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर खास फोकस करेगी। पिछले 10 साल में पूरे किए गए वादों की फहरिस्त भी दी जाएगी। इसमें अनुच्छेद 370 का खात्मा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण जैसे वादों को पूरा करना शामिल है। जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे, करके दिखाएंगे और बीजेपी इस पर जोर देगी। अलग अलग विषयों के ऊपर सभी ने अपने सुझाव, अपने अमूल्य विषयों के ऊपर क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से आगे के विकसित भारत 2047 के रोड मैप में पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी, सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म के संकल्प पत्र के बारे में चर्चा की।
मध्य प्रदेश की सरकार में एक मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से जुड़े मामले में मोहन यादव सरकार की फजीहत हो रही है। मामला पिटाई और बदसलूकी का है। सवालों के बढ़ने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि गुंडागर्दी का अधिकार किसी के पास नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। गौरतलब है कि शनिवार रात भोपाल के गुलमोहर इलाके में 4 लोगों की पिटाई करने का आरोप है, लेकिन पिता पुत्र का व्यवहार परेशानी का सबब बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल के सुपुत्र अभिज्ञान पटेल हैं। पापा न हो तो क्षेत्र में सरकारी चेक भी बांट लेते हैं, लेकिन 2 दिनों से कथित तौर पर अपनी वीवीआईपी गुंडागर्दी की वजह से सुर्खियों में हैं। इन पर आरोप है इनकी 4 पहिया की शान में अदने से पत्रकार की 2 पहिया ने गुस्ताखी कर दी। साहब इतने नाराज हुए कि दोस्तों के साथ भरे चौराहे पर कथित तौर पर पत्रकार को धून दिया। एक रेस्तरां की मालिक बीच बचाव करने आई तो उन्हें और उनके पति को भी बुरी तरह पीटा। जब मैंने उसका विरोध किया तो टोयोटा इनोवा MP04 TA2488 जिसमें ये सब सवार थे, और मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ वो स्थिति कोई बिल्कुल ऐसी सामान्य स्थिति नहीं थी। 5-6 लड़कियाँ भयंकर नशे में पीछे झूम रही हैं, गा रही हैं। वही सेम स्थिति लड़कों की भी थी। टोयोटा इनोवा में से लड़के उतरे, वो मेरे साथ मारपीट करने लगे। जब मैंने उनका विरोध किया तो उसके बाद यहाँ पर मेरी दुकान के बाहर एक गमला रखा रहता है, उन्होंने वो फ्लावर पॉट गमला, बहुत हैवी गमला, वो उठा के उन्होंने मेरे सर पर मारा। गड़ा गायब हो गया। पहली दफा विधायक से मंत्री जी बने नरेंद्र शिवाजी पटेल इतने तैश में आ गए कि दलबल सहित थाने पहुंचे। वहां भी कथित तौर पर पुलिस वालों से उलझ गए। बाद में पिटने वालों पर भी FIR हो गई और वो लोगों ने कोई हमारी मतलब FIR एक तो 307 होनी थी, क्योंकि ये जानलेवा हमला है कि मतलब 1250 से फिर दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करा गया है उस दिन, और इतने स्टिचेस आए, इतना गहरा घाव है उसके अंदर पर, और मेरे साथ इतना मिसबिहेव, इतनी बदतमीजी, इतना कुछ हुआ है, उसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई। शाहपुरा पुलिस ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के खिलाफ IPC की धारा 294, 324, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। इसमें बेसिकली दोनों पक्षों की मेडिकल कराया गया है और मेडिकल के उपरांत FIR पंजीबद्ध हुई है दोनों, और उस पर मेडिकल के बाद अब जांच की जा रही है, विवेचना में लिया गया है। तो वो अब मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर उसमें आगे कार्रवाई की जाती है। निमानो साहब, कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में सत्ता निरंकुश है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है। इधर आतंक मचा है, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करेगा। मंत्री पुत्र अभिज्ञान का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की, जिसके बाद 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। पापा भय मंत्री तो डर काहे का, डायलॉग घिसा पिटा है पर सटीक है। खबर ये भी है कि जो पार्टी के मुखिया हैं और जो सरकार के मुखिया हैं, दोनों मंत्री जी से नाराज हैं और उन्हें खरी खोटी भी सुनाई गई है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछली सरकारों में सिर्फ कुछ लोग या परिवार सुरक्षित थे। जो पहले सुरक्षित थे वो आज सुरक्षित हो गए हैं, वो असुरक्षित हो गए और जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। योगी आज बुलंदशहर और हाथरस में थे। चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, जातिवाद बनाम सबका साथ और सबके विकास के बीच का है। ये चुनाव तुष्टीकरण बनाम भारत की आस्था के बीच का चुनाव है, और इसमें हम सबको देखना है। जो लोग अराजकता पैदा करते थे, कर्फ्यू लगाते थे, दंगा करवाते थे, सत्ता फिर उनके हाथों में आएगी या दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, एक सुरक्षित वातावरण देने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उस सरकार में, जिसने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ लोगों को प्रदान किया है।
महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में अब भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा बताया जा रहा है। इसी सिलसिले में कल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच बैठकें हुई, साथ ही बीजेपी की भी बैठक हुई। लेकिन सबसे बड़ा मामला है एनसीपी अजीत पवार की पार्टी का। आज एनसीपी अजीत पवार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकता है, इसका इंतजार रहेगा। जिन 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है वो सीटें नासिक और धाराशिव। छगन भुजबल को नासिक से एनसीपी अजीत पवार का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गाजियाबाद के घर में काम कर रही आदिवासी लड़की के साथ हिंसा और मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। यहाँ की जनसत्ता सोसाइटी ने कल एक विशेष सभा बुलाकर तय किया कि मामले में इंसाफ की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाया जाएगा। उसके पैरों पर खौलता पानी डाला गया, उसे मारा पीटा जाता रहा। वो बताती है उसे कुत्ते के साथ कमरे में सुलाया जाता था। वो गाजियाबाद की जनसत्ता सोसाइटी के एक घर में काम करती थी। सुबह 2 रोटी ब्रेड देती थी और कुत्ते के साथ में सुलाता था। उसका बेटा भी मारती थी, पूरे बॉडी में मारा था। होली से पहले की आधी रात ये लड़की किसी तरह अपनी मालकिन के घर से भागकर सीढ़ियों के नीचे छुपी रही। सुबह निवासियों ने बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को सूचित कर इसे बचाया। वो आसानी से चल नहीं पा रही थी। होली की सुबह हमारी सोसाइटी की सचिव पूर्णिमा जी का हमारे पास फोन आता है और वो बताती है कि एक लड़की को रेस्क्यू कराना है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की की हालत बहुत ख़राब होती है, चलने में असमर्थ होती है। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको लेके जाते हैं थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, फिर जिला अस्पताल ले जाया जाता है और मेरे साथ एक कांस्टेबल जाती है। 2 दिन तक वहाँ पे हम लोग रखते हैं बच्चे को, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। जनसत्ता सोसाइटी में हिंदी के कई जाने माने पत्रकार रहते हैं। रविवार को सोसाइटी ने एक विशेष बैठक कर तय किया कि इस मामले में पीड़ित लड़की को मदद और इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। सोसाइटी में मीटिंग की गई प्रबुद्ध लोगों की और सब बड़े क्षुब्ध थे, दुखी थे, शर्मसार है हम सब लोग कि हमारे नाक के नीचे ये सब होता रहा और इसका हम सबको बहुत खेद है और हम आगे सब मिलकर के इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें फ्लैट निवासी रीना शर्मा को आरोपी बनाया गया है। हालांकि इस गंभीर मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी ने दिल्ली में एक आदिवासी लड़की से इस बदसलूकी पर गंभीर आपत्ति जताई है। गरीबी की वजह से अपना घर परिवार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दिल्ली आती है और किसी के यहाँ घर में काम करती है, उसका घर संभालती है गरीबी की वजह से, तो उस पर इस तरह का अगर कोई मानवीय अत्याचार करे, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि ऐसा किया गया है, तो ये एक जघन्य अपराध है। इस तरह का सलूक करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित लड़की बंगाल के सिलीगुड़ी से लाई गई है। आरोपी का दावा है कि उसे एक एजेंसी की मार्फत काम पर रखा गया था, लेकिन लड़की की हालत बता रही है कि नौकरी के नाम पर दूर दराज के गांव देहात से आने वाली लड़कियों को कई बार कैसा अमानवीय सलूक झेलना पड़ता है और उसका उत्पीड़न करने वाले कैसे अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर बचे रहते हैं। गाजियाबाद से पिंटू तोमर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।